हेलो एवरीवन। आप सबका ऑनलाइन बायोलॉजी क्लास में स्वागत है। मैं बसंत द्विवेदी। जल्दी जल्दी जुड़ जाइए। आज मैं आप लोगों को जेनेटिक्स से रिलेटेड कुछ नॉन एलेलिक जेनेटिक इंटरेक्शन के रेशियो के बारे में बताऊंगा। ये जो नॉन एलेलिक जेनेटिक इंटरेक्शन होंगे, इन्हीं का मैं आपको आइडिया देने वाला हूँ। जल्दी से जुड़िए। चीज मैं लिख रहा हूँ, उसको ध्यान से पढ़िएगा, आपके काम का है। आप लोग बताइए कि स्क्रीन पे आप लोगों को साफ साफ दिखाई दे रहा है। ये मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बता रहा हूँ। यदि ये लाइन आपको याद रहे तो आगे की बातें समझ में आएंगी। सरिता, गौतम, गुड इवनिंग। सर, स्क्रीन रोटेट नहीं हो रही है। आपकी स्क्रीन रोटेट नहीं हो रही है, उसमें मेरे सिस्टम का कोई दोष नहीं बेटा। वो आपके सिस्टम से रोटेट होगी। यदि हमारे सिस्टम में दोष होगा तो आप सब लोगों को प्रॉब्लम होगी। क्या सभी को ऐसी प्रॉब्लम है? ध्यान से देख लीजिए, आपका सेटिंग में कुछ गड़बड़ी होगी, उसको तुरंत ठीक कर लीजिए। देखिए, हमने दो सेंटेंस लिखे हैं। ये बड़े ही इंपॉर्टेंट हैं जीन के इंटरेक्शन को समझने के। पहले न पॉइंट पे हमने लिखा कि जो मेंडल थे, उन्होंने माना कि गुण और जीन के बीच
एक संबंधे एक का रेशियो होता है। ध्यान दीजिए, मेंडल ने गुण और उनको कंट्रोल करने वाले फैक्टर यानी जिन के बीच का जो संबंध एक संबंधे एक माना। स्क्रीन पर कुछ नहीं आ रहा है गौतम कुमार, आपके भी स्क्रीन पे कुछ नहीं आ रहा है? हमको तो यहाँ से दिख रहा है कि स्क्रीन पे सब आ रहा है। हमारे स्क्रीन पे तो आ रहा है, कहिए तो हम स्क्रीन शॉट भेज दें। हमारे स्क्रीन पे सब दिख रहा है। एक बार ऑन ऑफ करके देख लीजिए, क्लास को रीज्वाइन करके देखिए, क्योंकि मुझको स्क्रीन पे ही सब दिख रहा है। जल्दी देखिए, क्लास से आउट होके फिर इन हुई। जूली गुड इवनिंग। जूली बताओ, सब स्क्रीन पे साफ साफ दिखाई दे रहा है? मेरी आवाज साफ सुनाई दे रही है? बताओ बेटा। तो हम आपको समझा रहे हैं कि मेंडल ने गुण और जीन के बीच का संबंध एक संबंध एक बताया। इसका मतलब ए सिंगल कैरेक्टर इज कंट्रोल्ड बाय ए सिंगल फैक्टर, यानी एक कैरेक्टर को कंट्रोल करने के लिए एक जीन जिम्मेदार होता है। फिर हमने लिखा, शहजादी गुड इवनिंग बेटा। फिर हमने लिखा लेटर ऑन, बाद में, इट वाज फाउंड, ये पाया गया, दैट दिस वन इज टू वन रिलेशनशिप इज नॉट ऑलवेज नेसेसरी। यानी ये जो संबंध बताया जा रहा है कि एक गुण को कंट्रोल करने के लिए एक जीन होगा, सदैव आवश्यक नहीं है। ऐसा बाद में पाया गया। और किसके द्वारा पाया गया? उस आदमी का नाम बेटसन है। यह गुण, ये जो कैरेक्टर हम बताने जा रहे हैं, उस आदमी का नाम बेटसन है। हमने आपको कुछ दिन पहले सिखाया था, वन कैरेक्टर वन फैक्टर का रिलेशनशिप, यही रिलेशनशिप मेंडलिज्म है बेटा। आगे चलकर क्या आया? टू कैरेक्टर, सॉरी गलत लिख रहे थे, इसको सही कर रहे हैं। वन कैरेक्टर कंट्रोल बाय टू फैक्टर। एक और चीज है, वन कैरेक्टर कंट्रोल्ड बाय, दो से अधिक बोलेंगे मेनी फैक्टर, और उल्टा मेनी कैरेक्टर कंट्रोल्ड बाय वन जीन। इस वाली बात को पॉलीजेनिक कहते हैं, इस वाली बात को प्लियोट्रोपिक जीन कहते हैं, और यह वाली जो बात है, यही हम अभी, जहां हमने ये लाइन खींच दी, समझाने की कोशिश कर रहे हैं। यानी हमने चार रिलेशनशिप लिखे। मेंडल का तो क्या था कि एक गुण को जेनेटिक्स में, अनुवांशिकता में कंट्रोल करने के लिए कितने फैक्टर होते? एक फैक्टर होते हैं। एक फैक्टर का मतलब एक जीन जिम्मेदार है। आगे पढ़ाई की गई तो पता चला, जो हमने सेंटेंस में लिखा है, कि दिस वन इज टू वन रिलेशनशिप इज नॉट ऑलवेज नेसेसरी, ये जरूरी नहीं। जब जरूरी नहीं तो तीन और चीजें हमने लिख दी। यदि पहली वाली बात हर बार लागू नहीं होती तो क्या क्या हो सकता है, पॉसिबिलिटी। तो हमने एक लिखा, कैरेक्टर एक रखेंगे लेकिन कंट्रोल करने वाले जिन दो रखेंगे, ऐसा।
एक और हमने गुण निकाला, कैरेक्टर एक ही रखेंगे, कंट्रोल करने वाले जीन दो से अधिक रखेंगे। जो ही हम इसको दो से अधिक बोलते हैं बेटा, तो ये पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस या क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस। एक और उपाय, हम कैरेक्टर कई रखेंगे लेकिन उन सारे कैरेक्टर को एक ही जीन से कंट्रोल कर लेंगे। ये अधिकांश बार म्यूटेशन की वजह से, सिंड्रोम की वजह से होता है। हमारी नजर आज की क्लास में इस बात पे है। यह बात जिसके द्वारा लाई गई उसका नाम बेटसन है। इसको हम लोग बेटसन फैक्टर हाइपोथेसिस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बेटसन फैक्टर हाइपोथेसिस। इस वाले को, जिसको हमने इंपॉर्टेंट लिख रखा है, इस वाले। अब ये क्या कहते हैं, बेटसन क्या कहते हैं, ये हम समझाते हैं। हाइपोथेसिस दैट ए सिंगल कैरेक्टर may be controlled by more than one factor, more than one factor, एक गुण एक से अधिक फैक्टर के द्वारा। एंड इसका दूसरा रूप क्या हो सकता है? एंड ए सिंगल फैक्टर, अकेला जिन, में अफेक्ट, प्रभावित कर सकता है, में अफेक्ट मोर देन वन कैरेक्टर। सुन रहे हैं ना? वॉज पुट फॉरवर्ड बाई या वॉज प्रपोज्ड बाई बेटसन। ध्यान दीजिए, इस सेंटेंस की वैल्यू देखिए। ये कह रहा है कि वह विचार, वह कल्पना, जिसके माध्यम से हम ये जान पाते हैं कि एक ही गुण को कंट्रोल करने के लिए अनेक जीन की जरूरत होगी, या एक ही जीन अनेक गुणों को प्रभावित कर सकता है, इसको प्रस्तावित करने वाले वैज्ञानिक का नाम बेटसन है। अब आपके दिमाग में आएगा कि बेटसन को यह बात कैसे पता चला। इसको हम लोग, जैसे हमने बताया कि इस बात को हम लोग, इस पूरी बात को हम लोग क्या बोलते हैं? बेटसन फैक्टर हाइपोथेसिस। अब कोई पूछे कि बेटसन फैक्टर हाइपोथेसिस क्या था, तो आपका जवाब यही है कि इस हाइपोथेसिस के द्वारा एक जीन अनेक गुणों को, या उल्टा एक गुण अनेक जीनों से कंट्रोल होता है। यदि एक जीन एक ही गुण से, एक ही जीन एक ही गुण को कंट्रोल करे, तो यह विचार मेंडल का था। शहजादी ने बोला है, सर मैं मॉक टेस्ट नहीं अटेंड कर पा रही हूँ, प्लीज सर सजेस्ट मैं कैसे करूं अटेंड। आपको मॉक टेस्ट नहीं अटेंड कर पा रही हैं, परेशान ना होइए। अभी आपने फॉर्म भरा है, कुछ दिन आपको ये जो क्लास चल रही है, जिनके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको कम से कम समय में बताने की कोशिश की जा रही है, इस कोशिश के तुरंत बाद आपका रेगुलर बेसिस पे मॉक टेस्ट ही होगा। मॉक टेस्ट आपका हो उससे पहले आपको ढेर सारी एक्सरसाइज टीचर्स के द्वारा करा दी जाएगी, फिर आपसे टेस्ट लिया जाएगा। पहले कुछ टीचर से सीख तो लीजिए, टेस्ट तो उसके बाद देना ही देना है। ठीक, इसके लिए परेशान ना हो। हम जो बोल रहे हैं इसको ध्यान से सुने। हम कह रहे हैं कि बेटसन ने वो विचार दिया कि एक जीन एक गुण का जो संबंध है हर बार लागू नहीं होता, और इसको, इस विचार को उनके दिमाग में कैसे आया,
ये मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। ये विचार जो उनके दिमाग में उनको जो पता चला, उसमें टू जीन्स, टू जीन पेयर्स कंट्रोलिंग सेम कैरेक्टर, दो जिन मिलकर एक ही कैरेक्टर को कंट्रोल करें, ऐसा उन्होंने पहली बार देखा। किसने देखा? बेटसन और उनके चेले, जिनका नाम पुनेट है। बेटसन एंड पुनेट। किस पे देखा? ये ऐसा ऐसा गुण उनको किस पे दिखाई दिया? फाउल पे, जिसको आप मुर्गा मुर्गी समझते हैं। फाउल पे उन्होंने क्या देखा? फाउल पे देखा कि 4 टाइप्स के कॉम्ब हैं, कॉम्ब के सेप है, 4 प्रकार। कैरेक्टर एक है, ध्यान दीजिए। कैरेक्टर क्या है? कॉम्ब सेप। कैरेक्टर तो एक हुआ। तो नियम ये कहता है कि कंट्रोल करने वाला जिन एक जिन होना चाहिए। यदि एक जिन होगा तो F2 जनरेशन में रेशियो 3:1, यानी सिर्फ 2 प्रकार के ही कॉम्ब दिखने चाहिए। लेकिन पाया ये गया कि यह रेशियो 2 प्रकार का नहीं, 4 टाइप्स के। और वो 4 टाइप का रेशियो भी हम लिख देते हैं, 9:3:3:1 है। ये 4 प्रकार के एक ही गुण को 4 प्रकार में दिखाया जा रहा है। जबकि हम लोग पढ़े हैं कि यह जो 9:3:3:1 है, ये डाई हाइब्रिड क्रॉस का रेशियो है F2 जनरेशन। डाई हाइब्रिड में गुण की संख्या 2 होती है और कंट्रोल करने वाला जिन भी 2 होता है। हम यहाँ पाएंगे कि गुण की संख्या 1 है, गुण का नाम कॉम्बसेप है, और इसके कितने टाइप हैं? 4 टाइप हैं। किस रेशियो में है? 9:3:3:1 रेशियो में। इसका मतलब इसको कंट्रोल करने वाले कितने जीन होंगे? जैसा कि डाई हाइब्रिड में होते थे, 2 जीन्स। और ये जीन एक ही क्रोमोसोम पे नहीं होंगे, अलग अलग होमोलोगस पे होंगे। यहाँ पे मान लिया ए है, ये स्मॉल ए है, तो ये दूसरा जो पेयर होगा, यहाँ कैपिटल बी होगा, इसमें स्मॉल बी होगा। यानी ये लिंक्ड नहीं होंगे, इंडिपेंडेंट असॉर्टिंग होंगे, तभी ये रेशियो प्राप्त होगा। सजादी ने कुछ और लिखा है, थैंक यू सो मच सर फॉर क्लियरिंग माय डाउट। बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं बेटा, मुझे लगा कि मॉक टेस्ट होते होंगे इसीलिए पूछ रहा। नहीं, ठीक किया, जो भी पूछना हो आपको पूछना चाहिए, जो भी डाउट हो पूछना चाहिए। आगे चल के जब आपके एग्जाम में महीना भर रह जाएगा, जब एग्जाम की डेट आ जाएगी, तो सिर्फ और सिर्फ टेस्ट ही होने हैं आपके। उसके पहले आपको उस टेस्ट के लायक बनाने का प्रयास किया जाए। इस बात को ध्यान में दीजिए। पुनेट और बेटसन पुनेट ने मिलकर एक चीज पाया। क्या पाया? कि एक ऐसा गुण है जिसके 4 रूप हैं। सामान्यतः एक जीन से कंट्रोल होने वाला एक गुण के कितने रूप? 2। अब आप कहेंगे सर 2 ही क्यों? क्योंकि हर जीव में 2 सेट क्रोमोसोम के हैं, तो जिन के भी कितने सेट होंगे? 2 होंगे। अब उनका अरेंजमेंट करेंगे तो या तो डोमिनेंट होगा, या रिसेसिव होगा, या हेटेरोजाइगस होगा। यानी फॉर्म एक डोमिनेंट की एक्सप्रेशन का बनेगा, एक रिसेसिव। ऐसा ही तो एक गुण का 2 ही प्रकार बनेगा। जैसे हाइट एक गुण है, तो या तो टॉल होगा, नहीं तो ड्वार्फ होगा। ऐसा कोई भी फ्लावर का कलर हम लोग ले रहे थे, तो या तो कलर्ड था या कलरलेस व्हाइट था। एक गुण लेंगे तो 2 ही फॉर्म आ रहा था। लेकिन यहाँ पढ़ रहा है कि कॉम्ब से फाउल का जो कॉम्ब होता है, कॉम्ब क्या होता है जान लो बेटा। आपने मुर्गा ध्यान से देखा होगा, तो ये मान लो ये हमने बनाया, ये मुर्गा है, ये उसकी आंखें हैं, ऐसा ऐसा कुछ भी। तो उसके सिर पे ऐसा ऐसा बना रहता है। इसी सिर पे जो उसके बना रहता है, गांव में, गांव की भाषा में ललई ललरी कुछ ऐसा बोलते हैं, उसको हम लोग साइंस की पढ़ाई में अंग्रेजी में कॉम्ब शेप कहते हैं। और ये कॉम्ब शेप कितने प्रकार के पाए गए हैं मुर्गों में? 4 प्रकार के। इन हम चारों के नाम लिखेंगे। पहला है रोज टाइप। ये जो रोज टाइप है,
गुलाब की जो पंखुड़ी की तरह होता है, ऐसे जैसे पंखुड़ी होती है गुलाब की, यह एक डोमिनेंट एलील से प्रकट होता है। इसको कंट्रोल करने वाला एक डोमिनेंट एलील है और उसका नाम है कैपिटल आर, कैपिटल आर। ठीक। जो दूसरा है उसको हम लोग बोलते हैं पी टाइप। मटर की फली की तरह जो मुर्गे के सिर पे होता है वो पाया गया। और इसका जो जीनोटाइप होता है स्मॉल आर कैपिटल पी, कैपिटल पी। एक तीसरा गुण पाया गया जो अखरोट वॉलनट की तरह होता है, उसको बोलते हैं वॉलनट टाइप। और उसका जो जीनोटाइप है कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल पी स्मॉल पी। जो चौथा है उसको हम लोग बोलते हैं सिंगल टाइप। क्या बोलते हैं बेटा उस काम को? सिंगल टाइप। इसमें कोई डोमिनेंट एलील नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ रिसेसिव एलील। अब ध्यान दीजिए, यदि इसको हम क्रोमोसोम पे बना के दिखाएं तो यह एक क्रोमोसोम हुआ जिसपे कैपिटल आर स्मॉल आर जीन होगा, और दूसरा जो पेयर होगा उस पे कैपिटल पी स्मॉल पी होगा। ये दोनों अलग अलग क्रोमोसोम पे हैं। अब दो जीन है तो दो कैरेक्टर कंट्रोल करते तो रेशियो आता, लेकिन कैरेक्टर एक ही है, कंट्रोल करने वाले दो जीन हैं, और इस वजह से इनके चार फॉर्म बने। ये चारों हमने लिख दिए। अब इनका हम क्रॉस करा के दिखा देते हैं जिससे कि आपको समझ हो जाए। ये पेरेंट वन है जो रोज टाइप होगा, कैपिटल आर स्मॉल पी। दूसरा पेरेंट है स्मॉल आर कैपिटल पी, ये पी टाइप है, ये रोज टाइप है। इनके बीच क्रॉस कराने पे F1 का जो जीनोटाइप होगा कैपिटल आर कैपिटल पी स्मॉल पी, ये F1 में होगा। और ऑल एक तीसरा टाइप आ गया वॉलनट टाइप। जब इनका सेल्फ क्रॉस कराया जाएगा तो 9 ऐसे होंगे जिनके पास कैपिटल आर कैपिटल पी होगा, 3 ऐसे होंगे जिनके पास कैपिटल आर होगा स्मॉल पी के साथ, 3 ऐसे होंगे जो इसमें स्मॉल आर होगा कैपिटल पी के साथ, और एक ऐसा होगा जिसमें एक भी डोमिनेंट एलील नहीं होगा। इसको हम क्या नाम दिए हैं? सिंगल टाइप। इसका नाम क्या है? पी टाइप। इसका नाम क्या है? रोज टाइप। और इसका नाम है वॉलनट टाइप। अब देखिए ये F2 का रेशियो है, रेशियो क्या आया? 9331, ये हमने लिखा है 9331। F2 का रेशियो कब होता था? डाई हाइब्रिड क्रॉस में। डाई हाइब्रिड क्रॉस में कितने जीन इन्वॉल्व होंगे 9331 रेशियो के लिए? दो जीन। कितने कैरेक्टर इन्वॉल्व होते थे? दो कैरेक्टर। लेकिन हम यहाँ क्या पा रहे हैं? कैरेक्टर एक है, कैरेक्टर का नाम है कॉम्सेप, लेकिन उसी के चार टाइप बन गए हैं, और उनका F2 में रेशियो 9331 आया है। यह 9331 रेशियो एक कैरेक्टर के लिए अपने आप में यह प्रमाण है कि इस कैरेक्टर को कंट्रोल करने के लिए दो इंडिपेंडेंट जीन चाहिए, अलग अलग होमोलोगस पेयर पे, तभी वो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट वाला रेशियो शो कर पाएंगे। और इस उदाहरण से बेटसन और पूरेट ने साबित कर दिया कि एक संबंध एक का जो रेशियो था कैरेक्टर और फैक्टर के बीच में, हर बार लागू नहीं होता है। फिर यह बात पता की जाने लगी वो कौन कौन से कैरेक्टर किस किस जीव में हैं जिनको कंट्रोल करने वाले एक नहीं दो दो जिन हैं। अब आप अगली बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, जिसको हमें एक्सप्लेन करने के लिए इतना मेहनत करना पड़ा है 10-15 मिनट से। हम एक बार फिर पहले पन्ने पे आएंगे। यहाँ क्या हमने लिखा था बेटा? यहाँ पे नॉन एलेलिक जेनेटिक इंटरेक्शन लिखा है, हमको यही एक्सप्लेन करना था। अब आप इस नॉन एलेलिक जेनेटिक इंटरेक्शन के शब्द को दिमाग में रखिए और इस स्क्रीन पे आइए। यहाँ हमने क्रोमोसोम बना रखे हैं। अब आप देखेंगे कि कैपिटल आर स्मॉल आर एक पेयर पे है, कैपिटल पी स्मॉल पी एक पेयर पे है। तो कैपिटल आर और स्मॉल आर आपस में एलील हैं, कैपिटल पी स्मॉल पी आपस में एलील हैं। ठीक है ना? लेकिन यहां हम क्या देख रहे हैं कि जब कैपिटल आर के साथ कैपिटल पी है तो वो ना रोज टाइप हो रहा है ना पी टाइप हो रहा है, एक अलग टाइप आया है जिसका नाम वॉलनट टाइप है। यानी कैपिटल आर और कैपिटल पी जब इंटरेक्ट हुआ तो एक अलग टाइप का फिनोटाइप आया, और
यह इंटरेक्शन कैपिटल आर का कैपिटल पी के साथ जो इंटरेक्शन है, यही बेटा नॉन एलेलिक है। ठीक। एलेलिक इंटरेक्शन कब होता? जब आर और स्मॉल आर में रोज टाइप मिलता था, कैपिटल पी स्मॉल पी में पी टाइप मिला था। लेकिन जब कैपिटल आर कैपिटल पी सामने आमने सामने थे, तो दोनों आपस में एक्सप्रेस नहीं किए, यानी कोडोमिनेंस नहीं हुआ। वहां तो एक नया कैरेक्टर आ गया, और यह जो संबंध है इंडिपेंडेंट एलील के बीच में, जो आपस में आर पी का एलील नहीं है, इसलिए यह नाम नॉन एलिलिक जेनेटिक इंटरेक्शन है। हमें अपेक्षा है कि आप लोगों को नॉन एलिलिक जेनेटिक इंटरेक्शन हम इस एग्जाम्पल के माध्यम से या इन छोटी छोटी बातों के माध्यम से किसको कहते हैं समझा चुके हैं। हम फिर से दोहरा रहे हैं, ध्यान से एक बार और सुन लें। हमने यहाँ लिखा था नॉन एलिलिक जेनेटिक इंटरेक्शन। इसको समझाने के क्रम में बताया कि मेंडल ने करेक्टर और फैक्टर के बीच का संबंध एक संबंध एक बताया था। फिर हमने बताया कि बाद में पढ़ाई करने पता चला कि एक संबंध एक का जो संबंध है वह सदैव आवश्यक नहीं है। फिर हमने चार संबंध बताए आपको कि वन कैरेक्टर वन फैक्टर, ये मेंडल का संबंध था, पढ़ाई का था। फिर वन कैरेक्टर टू फैक्टर, गुण एक हो कंट्रोल करने वाले दो हो, ये बात बेटसन के द्वारा बताई गई थी, इसको बेटसन फैक्टर हाइपोथेसिस भी कहते हैं। फिर हम पढ़ सकते हैं कि कैरेक्टर एक ही है, कंट्रोल करने वाले ढेर सारे फैक्टर हैं, और इस बात को हम पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस बोलते हैं। फिर हम चौथे नंबर पे आए, मेनी कैरेक्टर हैं, कंट्रोल करने वाला सिर्फ एक जीन है, और इस तरह के जीन को हम प्लियोट्रोपिक जीन कहते हैं। हमारी आज की क्लास में नजर इस वाले लाइन पे है कि कैरेक्टर एक है, कंट्रोल करने वाले दो हैं। फिर हम इसको एक्सप्लेन करने के लिए बताए कि जो हाइपोथेसिस है कि ये सिंगल कैरेक्टर मे बी कंट्रोल्ड बाय मोर देन वन फैक्टर, यानी अकेला गुण अनेक जीनों से कंट्रोल हो सकता है, और ए सिंगल फैक्टर अकेला जीन अनेक गुणों को प्रभावित कर सकता है। यह बात बेटसन के द्वारा बताई गई। इसी बात को हम लोग बेटसन फैक्टर हाइपोथेसिस भी कहते हैं। बेटसन फैक्टर हाइपोथेसिस में टू जीन पेयर मिलकर एक कैरेक्टर को कंट्रोल करते हैं, और यह बात बताने वाले बेटसन और उनके चेले जिनका नाम पुनेट है, उन दोनों ने मिलकर बताया था। जिसपे यह एग्जाम्पल बताया गया था पहली बार, उसका नाम फाउल है। फाउल मुर्गा को बोलते हैं। फाउल में चार प्रकार के सिर के ऊपर का कॉम्ब पाया। कैरेक्टर एक है कॉम्ब सेप, कैरेक्टर एक है कॉम्ब सेप। सामान्यतः यदि कंट्रोल करने वाला जीन एक होता तो उसका फिनोटाइप 3:1 होता, लेकिन इसकी पढ़ाई करने पे कॉम्ब का F2 में 3:1 रेशियो आने के बजाय 9:3:1 रेशियो आया। 9:3:1 रेशियो का आना, यानी चार प्रकार के कॉम्ब का आना, बड़ा सिग्नल था कि इस कैरेक्टर को कंट्रोल करने के लिए कम से कम दो इंडिपेंडेंट जीन चाहिए। ये इंडिपेंडेंट जीन कैसे होंगे? नॉन एलेलिक होंगे। ये जो चार टाइप थे उनके नाम लिखे गए। रोज टाइप था, एक डोमिनेंट एलील कैपिटल आर से कंट्रोल होता था। दूसरा पी टाइप था, ये दूसरा डोमिनेंट एलील कैपिटल पी से कंट्रोल होता था। एक तीसरा था जब दोनों के डोमिनेंट एलील साथ थे, यानी कैपिटल आर कैपिटल पी स्मॉल पी की स्थिति में दिखता था। चौथा टाइप तब दिखता था जब एक भी डोमिनेंट एलील नहीं थे। हम इनको ग्रास बना के दिखाए हैं। ये पेरेंट वन है रोज टाइप का, जिसका जीनोटाइप कैपिटल आर स्मॉल पी है। ये दूसरा पेरेंट होमोजाइगस है, ये भी प्योर है। प्योर कैसे पता करते हैं? इन्हीं से क्रॉस कराएंगे तो सिर्फ इन्हीं की तरह संतान है। यदि कैपिटल आर स्मॉल पी का क्रॉस कराएं इन्हीं से, तो सिर्फ और सिर्फ रोज टाइप आएगा। ठीक वैसे ही स्मॉल आर कैपिटल पी का आपस में क्रॉस करा दें तो सिर्फ पी टाइप के ही प्रोजनी आएगी। लेकिन इन दोनों का क्रॉस कराने पर F1 जनरेशन का जीनोटाइप कैपिटल पी स्मॉल पी हुआ। ऐसे प्रकार के कॉम्ब को हम लोग वॉलनट टाइप कहते हैं। जब F1 की सेल्फिंग कराई जाएगी तो परिणाम F2 होगा, और F2 में पाया गया कि 9 वॉलनट टाइप था, 3 रोज टाइप था, 3 पी टाइप था और एक सिंगल टाइप था, यानी रेशियो 9:3:1 था। ये अपने आप में, यह रेशियो ही अपने आप में प्रमाण है कि इस एक कैरेक्टर को कंट्रोल करने के लिए कम से कम दो जीन हैं, और इन दो का लोकेशन
अलग अलग होमोलोगस पेयर पे है। हमने यहाँ होमोलोगस पेयर बनाए थे। इसमें जो कैपिटल आर स्मॉल आर है ये आपस में एलील है, जो कैपिटल पी स्मॉल पी है आपस में एलील है। लेकिन जब कैपिटल आर कैपिटल पी मिलकर वॉलनट टाइप बनाते हैं तो ये आपस में एलील नहीं होते, इनको हम नॉन एलिलिक बोलते हैं। आप लोगों को नॉन एलिलिक टर्म समझ में आया या नहीं? तब से मेरा यही प्रयास था कि मैं नॉन एलिलिक शब्द को आपको आसानी से समझा सकूं। यदि इतनी बात समझ में आ गई तो सिर्फ 5 मिनट की क्लास बाकी रह गई है आगे का रेशियो बताने के लिए। ये बात आपको समझ में आई तो आप सभी लोग अपना अपना आंसर हाँ में लिखें, नहीं समझ में आई तो ना बताएं, क्योंकि इस बात को मैं 2 बार कंप्लीट दोहरा चुका हूं। जल्दी बताओ बेटा। जूली गर्ग, गौतम, बिमला, शहजादी, सभी लोग बताओ। सरिता, संगीता। तो बेटा आप लोगों को समझ में आया नॉन एली? सरिता, ज्योति, जूली, गौतम, इन लोगों को समझ। बिमला बताओ, शहजादी बताओ। आप लोग भी अपना रिस्पांस दीजिए जिससे हम आगे की बात जल्दी से कंक्लूड कर सकें। ठीक, आप सब लोगों का आंसर पॉजिटिव है, सभी को समझ में आया है, ये बहुत अच्छी बात है। मैं अब आपको एक बात बता रहा हूं, इसको भी बहुत ध्यान से सुनिए। मैं उसको लिख भी दूंगा और आपको हर हाल में एग्जाम के दिन तक ये लिखी हुई बात याद रहनी चाहिए। इसको मैं बहुत एक्सप्लेन नहीं करूंगा, क्योंकि इसका एक्सप्लेन इसलिए नहीं करूंगा कि मुझको आता नहीं, ऐसा नहीं। आपके एग्जाम में लिखना नहीं है, आपको कोई चीज ड्रा नहीं करनी, आपको तो सवाल के जवाब देने। मैं जो आपको समझा पा रहा हूँ वो ये है, जब आप टीजीटी पीजीटी का एग्जाम देंगे या अक्सर कोई भी बायोलॉजी से रिलेटेड या बॉटनी से रिलेटेड एग्जाम देंगे कभी भी, तो जो मैं 5-7 लाइन लिखने की कोशिश करूंगा इसमें से एक सवाल जरूर आता है। ऐसा अक्सर होता है, यानी यह क्वेश्चन पेपर में अभी से मैं बोल रहा हूं कि लगभग 99% समझिए आउट है, आएगा ही, ऐसा मैं बोल ही रहा हूं। बहुत रेयर केस में इससे सवाल, इन 6-7 लाइन से सवाल नहीं आने वाला, अदरवाइज आएगा। अब जब हमको ये मालूम हो जाए कि ये क्वेश्चन आउट हो गया है, यानी हमको मालूम है कि आएगा, तो हमको वो गलत नहीं करना। आएगा क्या आएगा? नॉन एलेलिक जेनेटिक इंटरेक्शन के विभिन्न प्रकार हैं, उनके स्पेशल नाम हैं और उन प्रकारों के स्पेसिफिक रेशियो हैं मॉडिफाइड। और आपके एग्जाम में आएगा कि इस इंटरेक्शन का, जेनेटिक इंटरेक्शन का क्या रेशियो होता है, एक सवाल। दूसरा सवाल आएगा, यह रेशियो किस जेनेटिक इंटरेक्शन में आता है। तीसरा सवाल होगा, इस तरह का रेशियो या इस तरह का जेनेटिक इंटरेक्शन किसमें पाया गया है, किस गुण के लिए पाया गया है। यानी कुल कितने सवाल बने? 4। 6 लाइन लिखेंगे, हर लाइन से 4 सवाल, कुल 24 सवाल। लाइन तो कुल 6, यानी वो 6 लाइन होंगे तो 24 प्रकार के सवाल बनेंगे। और हम आउट कर रहे हैं कि मान के चलिए आता है, तो आपको उसका नाम और उसका रेशियो याद रखना है, भूलना नहीं है। समझ में ना आए तो भी याद रखना है। क्लियर? अब मैं उनको एक एक करके लिख दे रहा हूं, उन 6 लाइनों को लिख दे रहा हूं। पहला, हम यहाँ हेडिंग के साथ लिख दे रहे हैं, नॉन एलेलिक जेनेटिक इंटरेक्शंस। एक तो आप कॉम्ब शेप का देख लिए, वो याद रखिएगा। उसके आगे का मैं लिख रहा हूं, पहला, इसको बोलते हैं इंटरेक्शन ऑफ
कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर। इस का दूसरा भी नाम है, इसका दूसरा नाम है डुप्लीकेट एंड रिसेसिव एपिस्टेसिस। और इस फैक्टर का जो रेशियो होता है बेटा, वो याद रखना है आपको, 9:7। होना क्या चाहिए था, 9331, लेकिन ये मॉडिफाई होके क्या हो गया, 9:7। ये पहला पॉइंट। ऐसा किसमें खोजा गया, एग्जाम्पल, ऐसा जिसमें खोजा गया उसका नाम पूछा जाएगा, और यह नाम है, जिसने खोजा उसका भी नाम हम बता देते हैं, बेटसन एंड पुनेट। बेटसन एंड पुनेट reported this in sweet pea flower color. Sweet pea flower color. स्वीट पी के फ्लावर कलर में ये रेशियो पाया गया। किसके द्वारा पाया गया, बेटसन एंड पुनेट के द्वारा। तो हमने उस नॉन एलेलिक इंटरेक्शन का नाम लिखा, यदि उसका कोई दूसरा नाम है तो वो भी मैंने लिखा, उसका हमने रेशियो लिख दिया, उसको खोजने वाले का नाम लिख दिया, और जिसमें ये पाया गया वो भी लिख दिया। यानी इससे जितने 6-7 सवाल बनते हैं सब इतने से ही दिख जाएगा। अब हम दूसरे के बारे में बताएं। इंटरेक्शन ऑफ सप्लीमेंट्री फैक्टर। फैक्टर का बेटा नाम जिन भी होता है, ये याद रखना। इंटरेक्शन ऑफ सप्लीमेंट्री फैक्टर, इसका भी एक और नाम है, और इसका दूसरा नाम है रिसेसिव एपिस्टेसिस। और इसका रेशियो, मॉडिफाइड रेशियो है 9:3:4। और यह जिसमें खोजा गया है उसका नाम है, जिसमें ये पाया गया है, अगौती कलर इन माइस। माइस यानी चूहा। अगौती कलर का जो इनहेरिटेंस था वह एक प्रकार का नॉन एलिलिक जेनेटिक इंटरेक्शन है। उससे संबंधित जीन को हम सप्लीमेंट्री जीन कहते हैं। सप्लीमेंट्री जीन का रेशियो 9331 मॉडिफाई होके 9:3:4 होता है। दो हो गए। तीसरा, डोमिनेंट एपिस्टेसिस। इसका रेशियो 9331 मॉडिफाइड होके हो जाता है 12:3:1। ये जिसमें खोजा गया है उसका नाम है समर स्क्वैश। समर स्क्वैश को ही बेटा हम लोग कुकुरबिटा कहते हैं। ये एक प्रकार का क्या है, कुकुरबिटा है। और कुकुरबिटा के जिस कैरेक्टर के लिए है ये, वह है फ्रूट कलर। फ्रूट कलर कुकुरबिटा का या समर स्क्वैश का नॉन एलिक जेनेटिक इंटरेक्शन से एक्सप्रेस होता है।
जिसका मॉडिफाइड रेशियो 12 संबंधित 3 संबंधित 1 है और संबंधित इंटरेक्शन को हम लोग डोमिनेंट इपिस्टेसिस कहते हैं। 3 हो गए। अब हम आपको चौथा बताने जा रहे हैं। चौथे का नाम है इंटरेक्शन ऑफ डुप्लीकेट फैक्टर। डुप्लीकेट फैक्टर का जो रेशियो है वो है मॉडिफाइड रेशियो 15:1। बेटा किसने डिस्कवर्ड किया है जरूरी नहीं, ये ये जरूरी नहीं। जूली, आपको नाम और रेशियो याद रखना है, किसमें किस कैरेक्टर के लिए ये भी याद रखना है। इसका भी एक और नाम है, इसको हम लोग बोलते हैं डुप्लीकेट डोमिनेंट एपिस्टेसिस, जिसके लिए जिस कैरेक्टर के लिए खोजा गया है, जिसने खोजा इसका हमें मालूम है, उनका नाम है G.H. सुल ने खोजा था फॉर फ्रूट शेप इन शेफर्ड पर्स। शेफर्ड पर्स को ही हम लोग साइंस में कैप्सेला कैप्सेला बर्सा पैस्टोरिस कहते हैं। कैप्सेला बर्सा पैस्टोरिस, ये चौथे वाले के बारे में जानिए। चौथा जो नॉन एलिजेंटिक इंटरेक्शन है उसका नाम इंटरेक्शन ऑफ डुप्लीकेट फैक्टर। जहां फैक्टर नहीं लिखा होगा तो डुप्लीकेट जी लिखा होगा। इससे संबंधित जो रेशियो होता है वह 9331 मॉडिफाई होके 15:1 हो जाता है। इस इंटरेक्शन को एक और नाम से भी जानते हैं, वह दूसरा नाम है डुप्लीकेट डोमिनेंट एपिस्टेसिस। यह इंटरेक्शन जिसने खोजा उसका नाम G.H. सुल है, जिसके लिए वह फ्रूट शेप है, और जिस पौधे के लिए खोजा गया था उसका कॉमन नाम सेफर्ड पर्स है और उसका साइंस में नाम कैप्सेला बर्सा पैस्टोरिस है। 4 हो गए इंटरेक्शन। हम आपको पांचवा बताने जा रहे हैं। इंटरेक्शन ऑफ इनहिबिटरी फैक्टर। इनहिबिटरी फैक्टर, इसका एक और नाम है, इसका दूसरा नाम है डोमिनेंट एंड रिसेसिव एपिस्टेसिस। हम एक नाम आपको पढ़ाना चाहते हैं। यहां देखिए क्या लिखा है, डुप्लीकेट एंड रिसेसिव एपिस्टेसिस। ध्यान दीजिएगा, यहाँ डुप्लीकेट एंड रिसेसिव एपिस्टेसिस का रेशियो 9:7। अभी क्या लिख रहे हैं, कंफ्यूज नहीं होना है। डोमिनेंट एंड डुप्लीकेट की जगह पे क्या लिख दिया मैंने, डोमिनेंट एंड रिसेसिव एपिस्टेसिस, और इसका रेशियो है 13:3। बहुत थोड़े थोड़े से शब्दों का ध्यान देना है आपको, ठीक। 13:3। और ऐसा किसमें खोजा गया है, रिपोर्टेड है लीफ कलर ऑफ पैडी। धान की पत्ती के रंग में कुछ
कुछ कुछ टाइम पे इसी को लोग धान की जगह पे राइस चावल भी लिख के बताएंगे। और यह रेशियो हमने आपको बता दिया कितना है, 13 संबंधित 3। ठीक है। अब एक चीज और रह गया, एक रेशियो और रह गया आपका, वो भी हम आपको बताने जा रहे हैं। छठवां, इंटरेक्शन ऑफ पॉलीमेरिक फैक्टर। इसी का दूसरा नाम पॉलीमॉर्फिज्म ऑफ एडिटिव फैक्टर है। पॉलीमॉर्फिज्म ऑफ एडिटिव फैक्टर है। इनका जो रेशियो है वह है 9:6:1। यदि यह आंसर में न हो, जो रेशियो मैंने लिखा, तो आपका एक और आंसर बनता है, वो भी हम आपको सिखा देते हैं। 1:4:6:4:1। सर थर्ड वाले का एक ही नेम है, जितना लिख रहा हूं उतना ही है, इतना ही आपको पढ़ना है। अपना दिमाग इस समय उतना ही लागू करिए जितना आपका टीचर समझा रहा है। समझ रहे हैं ना? हम आपको वो चीज बताना चाहते हैं जिससे आपके दिमाग में कोई कबाड़ बात न जाए और आप बिना कंफ्यूजन के एग्जाम में जो सवाल आउट हो चुका है वो सही सॉल्व कर लें। ठीक। तो ये 6 हमने इंटरेक्शंस आपको बताए। आपके स्क्रीन पे अलग अलग दिख रहा होगा। ये पहला था कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर 9:7, सप्लीमेंट्री फैक्टर 9:3:7, डोमिनेंट एपिस्टेसिस 12:3:1, डुप्लीकेट फैक्टर 15:1, इनहिबिटरी फैक्टर 13:3 और पॉलीमेरी फैक्टर 9:6:1। ये तो एक एक बात हुई। इसमें से अधिकांश के दो दो नाम हैं और इन सब के एग्जाम्पल अलग अलग है। इसका एग्जाम्पल लिखना बाकी रह गया है। पॉलीमेरी फैक्टर का एग्जाम्पल जिसने बताया था उसके बारे में हम बता देते हैं आपको। ये है केरनल, KERNEL, केरनल कलर ऑफ वीट। वीट की जो खोल होती है उसका जो रंग है उससे संबंधित इनहेरिटेंस का नेचर पॉलीमेरिक है, दो जीन से कंट्रोल होता है और इस वजह से इसका रेशियो 9:6:1 आता है। सर 6 का रेशियो 1:4:6:4:1 समझ नहीं आया। हमने समझाया नहीं, हमने ये समझाया कि यदि ये 9:6:1 रेशियो नहीं दिया होगा तो आपका अगला आंसर 1:4:6:4:1 इसी क्वेश्चन के लिए होगा। ये कैसे आया, नीचे वाली बात से समझें। यहाँ पे डोमिनेंट एलील बढ़ाते जाएंगे, गुण बढ़ता जाएगा। जिन जिन की संख्या 2 है, बात समझिए। और हम जब पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस पढ़ाए थे तो बताए थे कि जब जीन की संख्या 2 हो तो 5 प्रकार के फिनोटाइप होते हैं घटते हुए क्रम में। जो पहला है, इसमें सारे डोमिनेंट एलील होंगे। दूसरे वाले में 2 डोमिनेंट एलील होंगे। तीसरे वाले में दोनों डोमिनेंट एलील होंगे, दोनों के रिसेसिव फॉर्म होंगे। बात समझ रहे हैं? चौथे में, यानी इधर से इधर चलें तो यहाँ एक में एक भी डोमिनेंट एलील नहीं,
यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3 और यहाँ 4। 2 जीन से कंट्रोल होगा तो 4 डोमिनेंट एलील होंगे। तो पहले वाले में एक भी नहीं, तो रिसेसिव फॉर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये पहला वाला चारों डोमिनेंट फॉर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है। और यहाँ पे क्या है, एक डोमिनेंट एलील, छठवें पे 2 डोमिनेंट एलील और फिर एक डोमिनेंट एलील, यानी ये बेल शेप्ड में होगा। बेल यानी घंटे का आकार का, ऐसे बढ़ रहा, पीछे उधर भी घट रहा है, इधर भी घट रहा है। यही गुण पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का था। क्योंकि यहाँ 2 जीन इन्वॉल्व होगा तो यही रेशियो होगा। 2 जीन पे फिनोटाइप, पॉलीजेनिक में भी 5 ही होता है, और ये वही रेशियो है जो हम आपको पहले समझाए। खोपड़ी में नहीं जा रहा है, मत जाए, क्योंकि उतना आप पढ़े नहीं होंगे तो नहीं जाएगा। अभी तो हम ये बता रहे हैं कि एग्जाम के दिन आ गया तो क्या करोगे। एग्जाम के दिन ये सवाल में हो लिखा और ये आंसर होना चाहिए। यदि यह आंसर नहीं है, ये नहीं है, तब ये आंसर। बात आप लोगों को समझ में आई? ये आपका क्वेश्चन आउट है जो हम पढ़ा रहे हैं। मान के चलिए कि आता है, और ये भी मान के चलिए कि गलत होता है, इसीलिए हम किसी लफड़े में नहीं पढ़ रहे हैं, बिल्कुल सीधे स्ट्राइक करा रहे हैं आपके माइंड पे। सबका रेशियो 9331 से बन रहा है। तभी तो बेटा जूली ने लिखा कि सबका रेशियो 9331 से बन रहा है। आप सभी के फिनोटाइप को जोड़ेंगे तो 16 हो जाएगा। और यही इस बात का प्रमाण है कि इस एक कैरेक्टर को कंट्रोल करने वाला जीन 2 है, और जो ही 2 जीन होगा तो वह एलील नहीं हो सकता, नॉन एलीलिक हुआ। यही तो हमें समझाना था। जूली ने लिखा कि इसीलिए समझ में नहीं आ रहा है। अरे यही बात तो हम शुरू से समझा रहे हैं। यह इस बात को ही प्रमाणित है, 9331 रेशियो की तरह है या उसका मॉडिफाइड है। यह इस बात का प्रमाण है कि यह नॉन एलिलिक है। क्यों? कैरेक्टर एक है, जीन दो हैं, दो अलग अलग पेयर पे हैं। यदि एक पेयर पे जीन हो कैपिटल टी स्मॉल टी तो आपस में एलील हो गया, कैपिटल आर स्मॉल आर हो तो आपस में एलील हो गया। लेकिन कैपिटल टी कैपिटल आर तो आपस में एलील नहीं हुआ, फिर भी वो कोई फिनोटाइप दिखा रहा है। इसका मतलब वो कैसा इंटरेक्शन है? नॉन एलिलिक। यही समझाने में लगे हैं हम तब से, और फिर भी समझ में नहीं आया। तो इतना दिमाग में आपको रखना ही है। कैसे भी रखना है अब आप जान लीजिए, रट के, समझ के, देख के, जितना बोला उसको बार बार सुन के, एग्जाम के दिन इसको याद ही रखना है। कंफ्यूज नाम के साथ रेशियो याद रखना है। किसी कुछ पूछना हो तो पूछ सकता है। रेखा, सरिता, संगीता, सभी लोगों से पूछ रहा हूँ, किसी कुछ पूछना हो तो पूछ सकता है। इसमें एक जीन अगेन हो गया? बिल्कुल नहीं, एक जीन होगा बेटा। सुनो ना जूली, दिमाग खोलो अपना। यदि एक जीन होता तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस होगा ना, तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में रेशियो 3:1, यानी कुल 4 ही प्रोजनी होगी ना। यहाँ तो 16 है हर बार। एक जीन से 16 प्रोजनी वाला F2 जनरेशन कहाँ आता है? कितने से आता है? 2 जीन से। कहाँ बुद्धि रख के आई हो आज? जब डाई हाइब्रिड क्रॉस कराएंगे, 2 जीन कराएंगे, तब ना 9331 यानी 16 फिनो कुल प्रोजनी थी। एक जीन से होगा तो 4 ही होगी। यही तो समझना था। कैरेक्टर एक है लेकिन जीन 2 हो गए हैं। समझ आ गया? हाँ, डांट खाने के बाद तो बड़े बड़ों का समझ में आ जाता है, डांटने के बाद थोड़ा सा आदमी समझ जाता है। और बोलो कोई कुछ। आगे अगली क्लास से हम आपको एक नई यूनिट शुरू करेंगे। हमने अपने जो आप ऐप पे ज्वाइन किए हैं, तो ऐप पे आपको साइटोलॉजी, जेनेटिक्स, फिजियोलॉजी के ढेर सारे हमने क्लास 65 68 हमने कर दिया, क्लास ले लिया है। आप उसको कभी भी देख सकते हैं, लाइव में नहीं भी पढ़े हैं तो आप देख के उसका पूरा फायदा उठाएंगे। आगे की जो बात हम बताने वाले हैं कि अगली क्लास से हम एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। वो भी बड़ा ही साइंटिफिक है, समझने वाली चीज है, और उसका नाम है प्लांट एनाटॉमी। हम कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी प्लांट एनाटॉमी खत्म हो और उससे सारे सवाल आपसे जल्दी से जल्दी सॉल्व करने की क्षमता डेवलप हो। तो आप लोग उसके लिए तैयारी भी कर लीजिए, जेनेटिक्स से सवालों को सॉल्व कर लीजिए। जहां नहीं सॉल्व सॉल्व हो रहा हो उसको ग्रुप में आके अ, आपस में शेयर करिए, देखिए कि कोई कर रहा है कि नहीं।